उस रात की बात है। आज भी जब याद करता हूं तो भीतर कहीं कुछ ठंडा सा हो जाता है। हम 4 लोग थे। मैं, रोहित, अमन और विकास। किसी के मन में डर नहीं था, ना कोई अजीब बात चल रही थी। बस देर हो गई थी और घर पहुंचने की जल्दी थी। समय रात के लगभग 3 बजे का रहा होगा। मुझे ठीक ठीक याद है, 3:17। क्यों याद है ये मैं आगे बताऊंगा। रोहित गाड़ी चला रहा था, मैं आगे की सीट पर था। अमन और विकास पीछे बैठे थे। हमने हाईवे इसलिए चुना क्योंकि वो छोटा रास्ता था। उस समय किसी ने ये नहीं सोचा कि रात के 3 बजे हाईवे कितना सुनसान हो सकता है। चारों तरफ अंधेरा था, इतना गहरा कि हेडलाइट से बाहर कुछ दिखाई ही नहीं देता था। दोनों ओर पेड़ थे, घने, खामोश, स्थिर। कोई ढाबा नहीं, कोई दूसरी गाड़ी नहीं, यहां तक कि कोई आवाज भी नहीं। गाड़ी की आवाज ही सब कुछ लग रही थी। रेडियो बंद था और न जाने क्यों कोई उसे चालू करने की हिम्मत भी नहीं कर रहा था। तभी अमन ने धीमे स्वर में कहा, तुम लोगों को नहीं लग रहा यहां कुछ ठीक नहीं है? रोहित ने हल्के से हंसते हुए कहा, चुप रहे यार, थकान हो रही है। मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि उस समय मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें पीछे से देख रहा हो। मैंने शीशे में देखा, पीछे कुछ नहीं था, फिर भी वो एहसास गया नहीं। कुछ दूरी चलने के बाद रोहित ने गाड़ी की रफ्तार कम कर दी। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, सच सच बताओ, अभी सड़क के किनारे कोई खड़ा था क्या? अमन हंस पड़ा। किसी को नहीं देखा, तू वहम कर रहा है। गाड़ी आगे बढ़ती रही। अचानक शीशे पर हल्की सी आवाज आई। ऐसी नहीं जैसे कोई जोर से मारे, बस हल्की सी थपकी। मैंने बगल की खिड़की से बाहर देखा, कुछ नहीं था। तभी पीछे से विकास की आवाज आई, भैया वो चल रहा है। मैंने पूछा, कौन? वो चुप हो गया, फिर बोला, वही। रोहित ने अचानक रफ्तार बढ़ा दी। तभी मैंने उसे देखा। सड़क के किनारे एक आदमी चल रहा था, सर झुका हुआ, चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, कपड़े अजीब से थे और सबसे डरावनी बात, वो हमारी गाड़ी की रफ्तार के साथ साथ चल रहा था। मेरे मुंह से बस इतना निकला, रफ्तार बढ़ाओ। गाड़ी 80 पर पहुंची, फिर 90 पर। वो अब भी वहीं था। अमन घबरा गया, ये मुमकिन नहीं है, ये आदमी दौड़ नहीं रहा। उसी समय गाड़ी के भीतर एक अजीब सी गंध फैल गई, गीली मिट्टी जैसी, पुराने सड़े कपड़ों जैसी। विकास ने पीछे से कहा, वो पीछे आ गया है। मैंने मुड़कर देखा, पीछे सड़क खाली थी, लेकिन मुझे पता था वो गया नहीं है। मैंने घड़ी देखी, 3:17। कुछ देर बाद फिर देखा, समय वही था। फोन निकाला, कोई नेटवर्क नहीं। अमन का फोन वही समय, विकास का फोन वही समय। तभी रेडियो अपने आप चालू हो गया। शोर, सिर्फ शोर, और उस शोर के बीच कोई धीमी सी आवाज, यहीं रुक जाओ। रोहित के हाथ कांपने लगे थे। अचानक हेडलाइट के सामने वो आदमी खड़ा था। इस बार उसका चेहरा दिखा, आंखों की जगह बस काला खालीपन, और उसके चेहरे पर एक टेढ़ी सी मुस्कान। रोहित ने आंखें बंद कर ली और स्टीयरिंग घुमा दिया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। जब आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। मैं अस्पताल में था। डॉक्टर ने बताया हमें हाईवे से काफी दूर बेहोशी की हालत में पाया गया था। गाड़ी बिल्कुल सही थी, लेकिन एक बात, सामने के शीशे पर एक हाथ का निशान था, अंदर की तरफ से। आज भी जब रात के 3 बजे के आसपास में गाड़ी चलाता हूं, रेडियो बंद रखता हूं और हाईवे जहां तक हो सके टाल देता हूं, क्योंकि उस रात जो हमारे साथ चला था वो इंसान नहीं था, वो किसी का इंतजार कर रहा था। अगर आप रात में सफर करते हैं और कभी किसी सुनसान हाईवे पर कोई अजनबी लिफ्ट मांगता हुआ दिख जाए, तो क्या आप गाड़ी रोकेंगे? क्योंकि भारत के कुछ हाईवे ऐसे हैं जहां रात सिर्फ अंधेरा नहीं लाती, बल्कि ऐसे मुसाफिर भी लाती है जो अपनी मंजिल तक पहुंच चुके होते हैं। ये कहानी है एक ऐसे सफर की जो शुरू तो हुआ था एक आम रोड ट्रिप से, लेकिन खत्म हुआ एक ऐसे सच के साथ जिसे जानने के बाद कोई भी रियर मिरर में देखने की हिम्मत नहीं करता।
रात के 8:17 हो रहे थे और मैं गाड़ी चला रहा था नेशनल हाईवे 16 पर। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर के पास का वो इलाका, जहां 20-25 किलोमीटर तक ना कोई ढंग का ढाबा, ना कोई गांव, सिर्फ अंधेरा, सड़क और सन्नाटा। हाईवे बिल्कुल सीधा था, आसमान साफ, लेकिन माहौल इतना खामोश था कि गाड़ी के इंजन की आवाज भी डराने लगी थी। मैं अकेला था, रेडियो बंद, क्योंकि मैंने हमेशा महसूस किया है रात में संगीत से ज्यादा खतरनाक होती है खामोशी। तभी मेरी हेडलाइट्स की रोशनी में मुझे सड़क के बाएं किनारे एक आदमी खड़ा दिखा। सफेद शर्ट, गहरे रंग की पैंट और हाथ उठाकर लिफ्ट मांगता हुआ। मैंने ब्रेक दबाया। मन में सवाल आया, इतनी रात को इस सुनसान हाईवे पर कौन खड़ा होगा? लेकिन फिर सोचा, शायद कोई ट्रक ड्राइवर होगा या गाड़ी खराब हो गई होगी। मैंने गाड़ी रोकी। वो आदमी चुपचाप आया, पीछे की सीट पर बैठ गया। उसने बैठते ही बस इतना कहा, भैया आगे वाले पुल के पास उतार देना। उसकी आवाज अजीब थी, ना डरावनी ना भारी, बस बहुत थकी हुई। मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर मैंने पूछा, इतनी रात को कहां जा रहे हो? पीछे से आवाज आई, घर। बस एक शब्द। मैंने रियर मिरर में देखा। उसका चेहरा साफ दिख नहीं रहा था, जैसे रोशनी उस तक पहुंच ही नहीं रही हो। थोड़ी देर बाद मुझे ठंड लगने लगी। एसी बंद था, फिर भी गाड़ी के अंदर अजीब सी सर्दी फैल रही थी। तभी मेरी नजर स्पीडोमीटर पर गई। गाड़ी 80 की स्पीड पर थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज मेरी गर्दन के पीछे खड़ी हो। मैंने फिर पूछा, भाई पुल कितनी दूर है? इस बार जवाब तुरंत आया, बस यहीं। और उसी पल मेरी गाड़ी अपने आप धीमी हो गई। सड़क के किनारे एक पुराना सा पुल था, जिस पर स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी। मैंने गाड़ी रोकी और पीछे मुड़कर कहा, आ गए? कोई जवाब नहीं। मैंने दोबारा मुड़कर देखा। पीछे की सीट खाली थी। मेरे शरीर में एक झटका सा लगा। मैं तुरंत गाड़ी से उतरा, चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ना कदमों की आवाज, ना कोई हलचल। घबराकर मैंने गाड़ी में बैठकर सीधे हाईवे पेट्रोलिंग हेल्पलाइन पर कॉल किया। जब मैंने पूरी बात बताई तो दूसरी तरफ कुछ सेकंड की चुप्पी छा गई। फिर उसने पूछा, आप अभी जिस पुल के पास हैं, क्या वहां एक टूटा हुआ क्रैश बैरियर है? मैंने कांपती आवाज में कहा, हाँ। वो बोला, सर 3 महीने पहले उसी पुल पर एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ था। रात करीब 1:15 पर, सफेद शर्ट पहने। मेरे हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। उसने आखिरी बात कही, लोग कहते हैं वो आज भी लिफ्ट मांगता है, लेकिन जो उसे उतार देता है वो बहुत खुशकिस्मत होता है। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और बिना पीछे देखे वहां से निकल गया। लेकिन आज भी जब NH16 पर उस पुल से गुजरता हूं तो रियर मिरर देखने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि डर इस बात का नहीं है कि वो फिर दिख जाएगा। डर इस बात का है कि कहीं वो पीछे बैठा हुआ पहले से ही मौजूद ना हो। नमस्ते, मेरा नाम पंकज है। मैं 25 साल का हूं और आज मैं आपको अपनी जिंदगी का सबसे डरावना और असली अनुभव सुनाने वाला हूं। मैं 13 साल बाद अपने गांव साहिलपुर मधुबनी गया था। शहर की भागदौड़, स्मार्टफोन और चमक दमक की जिंदगी के बीच मुझे लगा कि गांव की मिट्टी, तालाब, सूखे पीपल के पेड़ और बचपन की यादें मुझे थोड़ा सुकून देंगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि जो पुरानी यादें मुझे बुला रही हैं, वे केवल नॉस्टैल्जिया नहीं थीं, बल्कि मेरे लिए डरावने सच की शुरुआत थीं। मैं 13 साल बाद अपने गांव वापस जा रहा था। पापा का ट्रांसफर हुआ था, इसलिए मम्मी पापा ने तय किया कि इस बार छठ पूजा गांव में ही मनाई जाएगी। गाड़ी जैसे जैसे गांव की तरफ बढ़ रही थी, दिल अजीब सा भारी हो रहा था। खिड़की से बाहर वही कच्ची सड़कें, वही पीपल के पेड़, वही सूखे तालाब, सब कुछ जाना पहचाना, लेकिन फिर भी कुछ बदला बदला। मुझे याद था कि बचपन में मैं और मेरे दोस्त अक्सर इन रास्तों पर भागते थे, तालाब के किनारे जंगली घास में खेलते थे, पीपल के पेड़ की शाखाओं पर चढ़ते थे और कभी-कभी वहां से गुजरते हुए गांव वाले हमें डांटते थे। अब वही जगहें सुनसान और ठंडी लग रही थीं। गांव में घुसते ही सबसे पहले दादा दादी दिखे। दादी ने मुझे ऐसे पकड़ लिया जैसे मैं कहीं भाग ही ना जाऊं। पंकज, इतनी देर से शहर में रहते रहे, अब क्या फर्क पड़ा? मैं मुस्कुराया और बोला, दादी,
बस यादें ताज़ा करने आया हूँ। चाचा, चाची और मेरा चचेरा भाई रवि भी वहीं था। रवि और मैं लगभग हम उम्र थे। रवि हमेशा मेरा पीछा करता था, बचपन की तरह। रात को जब सब सो गए, तब दादी ने धीरे से कहा, इस बार देर तक मत घूमना, गाँव अब पहले जैसा नहीं रहा। मैंने हंसकर टाल दिया, लेकिन दिल के किसी कोने में डर बैठ गया। अगले दिन सुबह जैसे ही मैं बाहर निकला, बचपन के दोस्त दिख गए, सोनू, पिंटू और राकेश। 13 साल बाद मिलने के बावजूद बातें वैसे ही होने लगीं जैसे कल ही मिले हों। हमने पुरानी शरारतों की बातें की, तालाब के किनारे छुपकर खेला और पुराने पेड़ों पर चढ़े। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलने लगा, गांव की हवा में कुछ अजीब सा बदल गया। शाम ढलते ढलते रवि ने एक बात छेड़ दी, पंकज, तुझे पता है, गांव में एक घर है जो अब कोई नहीं जाता। मेरी रूह तक सिहर गई। वो घर जिसके सामने से बचपन में हम अक्सर भागते थे, जिसकी खिड़कियों से रात में रोशनी दिखती थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कोई औरत रोती है। गांव वाले अक्सर कहते थे, अगर उस घर में रात को जाना पड़े तो अपने घर वालों को याद रखना। मैंने कहा, चलो ना, देख आते हैं। सब चुप हो गए। रवि ने डरते हुए कहा, पागल है क्या, वहां लोग आज तक नहीं जाते। लेकिन शहर की हवा लग चुकी थी मुझे लगा कि डर सिर्फ दिमाग का खेल है। आखिरकार तय हुआ। अगली रात के करीब 11 बजे हम पांचों चुपके से घर से निकले। तालाब के पास पहुंचते ही हवा ठंडी हो गई। चारों तरफ अजीब सी खामोशी, न कीड़े मकोड़ों की आवाज, न कुत्तों के भौंकने की। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ की शाखाओं से डरावनी आवाजें आ रही थीं। वो घर सामने था। टूटी छत, काले पड़े दरवाजे, टूटे फूटे खिड़कियों के शीशे और अंदर से आती सड़क की गंध। जैसे ही मैंने पैर अंदर रखा, किसी ने पीछे से दरवाजा जोर से बंद कर दिया। धड़ाम! सब चिल्ला उठे। अंदर अंधेरा इतना घना था कि मोबाइल की टॉर्च भी बेकार लग रही थी। तभी ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। राकेश कांपते हुए बोला, ऊपर कोई है। अचानक दीवार पर औरत की परछाई दिखी। उसके बाल खुले थे, चेहरा सफेद और चमकता हुआ, आंखें खाली और गर्दन अजीब तरह से टेढ़ी। उसकी आवाज आई, क्यों आए हो? मेरे पैरों ने जवाब दे दिया। हम सब जैसे तैसे भागे, लेकिन भागते समय मुझे किसी ने पीछे से पकड़ लिया। कान में फुसफुसाहट हुई, तू मेरा है। उस रात में बेहोश हो गया। अगली सुबह मैं अपने कमरे में था। माथे पर राख लगी थी। दादी रो रही थी। मम्मी बोली, रात से बुखार उतर ही नहीं रहा। इस दिन के बाद मैं बदलने लगा। रात को 2:30 बजे मेरी नींद खुलती। कमरे के कोने में वही औरत खड़ी होती। धीरे धीरे मेरी आवाज बदलने लगी। मैं आईने में खुद को देखता तो मेरी आंखें मेरी नहीं लगती। एक रात मुझसे मर्दाना आवाज में निकल गया, मैं इसे ले जाऊंगा। घर में हड़कंप मच गया। गांव के ओझा को बुलाया गया। ओझा ने देखते ही कहा, यह साधारण आत्मा नहीं है, ये बांध दी गई आत्मा है। तांत्रिक बुलाया गया मधुबनी से। तांत्रिक ने पूजा शुरू की। अचानक मेरे शरीर से औरत की चीख निकली, इसे छोड़ दूंगी पर मेरी बात मानी जाएगी। तांत्रिक का चेहरा मतर गया। उसने कहा, मुझे 3 दिन चाहिए। 3 दिन तक मैं रस्सियों से बंधा रहा। तीसरे दिन आत्मा बोली, मेरा शव उसी घर में दफन है। मेरी चूड़ियां, मेरी साड़ी और मेरे साथ हुए अन्याय की सच्चाई गांव को बताओ। गांव वाले डरते हुए तैयार हुए। घर की खुदाई हुई, वही सब मिला। जब आखिरी रस्म हुई, मेरी चीख के साथ वो साया निकल गया। मैं जमीन पर गिर पड़ा। आज 8 साल हो चुके हैं। मैं फिर शहर में हूं, लेकिन आज भी रात को 2:30 बजे कभी कभी कोई कान में कहता है, वादा याद है ना? मेरा नाम मोनू है। मैं ये बात आज से करीब 3 साल पहले की बता रहा हूँ, जब मैं दिल्ली में काम करता था और छठ की छुट्टियों में अपने गांव बिहार वापस जा रहा था। हमारा गांव शहर से काफी अंदर है। ना रेलवे स्टेशन पास, ना पक्की सड़क हर जगह, बस खेत, तालाब, कच्चे रास्ते और बहुत ज्यादा सन्नाटा। मेरे साथ उस बार 3 और दोस्त थे, रवि, छोटू और विकास। तीनों मेरे ही जिले के थे और सब दिल्ली से एक साथ निकले थे। हम लोग ट्रेन से उतरकर शाम के वक्त बस स्टैंड पहुंचे। वहां से गांव जाने के लिए एक पुरानी सी जीप मिलती है, जो दिन में 2 बार ही जाती है। उस दिन हम लोग आखिरी जीप से निकले। शाम ढल चुकी थी, आसमान लाल हो रहा था और हवा में अजीब सी नमी थी।
जीप में हम चारों के अलावा 2 और आदमी थे जो बीच के रास्ते में उतरने वाले थे। गांव की तरफ जाते जाते मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह चला गया। जीप की हेडलाइट के अलावा आगे कुछ दिख ही नहीं रहा था। करीब आधे घंटे बाद जीप एक कच्चे रास्ते पर मुड़ी। दोनों तरफ मकई और गन्ने के खेत थे, बीच बीच में पीपल और बरगद के पेड़। जीप में बैठा ड्राइवर काफी चुप था, न म्यूजिक न बात। तभी रवि ने हल्के मजाक में कहा कि रास्ता बड़ा डरावना लग रहा है। ड्राइवर ने बिना पीछे देखे बस इतना कहा कि रात में यहां जल्दी निकल जाना चाहिए। उसके बाद कोई कुछ नहीं बोला। कुछ दूर आगे जाकर जीप अचानक रुक गई। ड्राइवर नीचे उतरा, बोला टायर देखना है। हम चारों अंदर बैठे रहे। तभी मुझे महसूस हुआ कि जीप के पीछे जैसे कोई खड़ा है। मैंने खिड़की से बाहर देखा। अंधेरे में कुछ साफ नहीं दिखा, लेकिन बहुत हल्की सी आवाज थी, जैसे कोई मिट्टी पर पैर घसीट रहा हो। ड्राइवर वापस आया और जीप स्टार्ट हो गई। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। थोड़ी देर बाद 2 आदमी उतर गए। अब जीप में सिर्फ हम 5 लोग थे। रास्ता और भी सुनसान हो गया। तभी विकास ने कहा कि उसे उल्टी जैसा लग रहा है। जीप की स्पीड कम हुई और उसी पल मुझे लगा कि जीप की छत पर कुछ गिरा हो, एक भारी सी आवाज। सबने ऊपर देखा, कुछ नहीं। लेकिन उसके बाद जीप के अंदर अजीब सी बदबू फैल गई, गीली मिट्टी और सड़े पत्तों जैसी। ड्राइवर ने शीशा थोड़ा खोला। हवा ठंडी हो गई और उसी ठंडी हवा के साथ किसी के हंसने जैसी बहुत हल्की आवाज आई। छोटू ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने कहा कि पीछे मत देखना, लेकिन मेरी नजर अपने आप रियर शीशे पर चली गई। पीछे जीप की आखिरी सीट पर एक औरत बैठी थी। मैंने पलक झपकाई, वो गायब थी। दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने किसी को कुछ नहीं कहा क्योंकि डर था कि सब घबरा जाएंगे। कुछ मिनट बाद रवि बोला कि उसे लग रहा है जैसे कोई उसके कंधे के पीछे सांस ले रहा हो। जीप अब गांव के काफी पास पहुंच चुकी थी। अचानक ड्राइवर ने ब्रेक मारा। सामने कच्चे रास्ते पर एक औरत खड़ी थी, बाल खुले हुए, पैर कीचड़ में डूबे हुए, चेहरा ऊपर नहीं उठाया। ड्राइवर ने गाली दी और जीप आगे बढ़ा दी। जैसे ही हम उसके पास से गुजरे, मुझे साफ महसूस हुआ कि किसी ने मेरे कान के पास फूंक मारी। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। हम किसी तरह रात करीब 9 बजे गांव पहुंचे। सबने राहत की सांस ली। हम अपने अपने घर चले गए। मैं उस रात अपने पुराने कमरे में सोया। कमरा वैसा ही था जैसा सालों पहले छोड़कर गया था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। रात के बीच में मुझे लगा कि कोई आंगन में चल रहा है। खड़खड़ की आवाज। मैं उठा, दरवाजा खोला। आंगन खाली था, लेकिन पीपल के पेड़ के नीचे कुछ बैठा हुआ लग रहा था। मैंने ध्यान से देखा, कुछ नहीं। मैं वापस कमरे में आया। जैसे ही लेटा, मेरे कान के पास वही बदबू आई जो जीप में आई थी, और बहुत धीमी आवाज कि तू तो आ गया, अब हम भी आए हैं। मेरी आवाज नहीं निकली। सुबह उठते ही तेज बुखार था। माँ ने पूछा तो मैंने कुछ नहीं बताया, लेकिन अगली रात रवि के घर से चीखने की आवाज आई। गांव वाले जवा हो गए। रवि बेहोश पड़ा था। उसके पैर पर कीचड़ के निशान के जैसे कोई घसीट कर लाया हो। उसके बाद एक एक करके हम चारों के साथ कुछ न कुछ होने लगा। कभी रात में किसी के नाम की आवाज, कभी दीवार पर नाखून के निशान, कभी छत से चलने की आवाज। गांव में लोगों ने बात फैलनी शुरू कर दी। किसी ने कहा कि खेतों के पास कुछ साल पहले एक औरत की मौत हुई थी। किसी ने कहा कि पीपल के पेड़ के नीचे रात में कोई नहीं जाता। हमने बाहर निकलना कम कर दिया। कई दिनों तक नींद पूरी नहीं हुई। धीरे धीरे सब शांत हुआ, लेकिन आज भी जब मैं गांव जाता हूँ और शाम ढलने लगती है, तो वही बदबू मुझे फिर से महसूस होती है। और मन में एक ही ख्याल आता है कि वो हमारे साथ सिर्फ जीप में नहीं आई थी, वो अब भी यहीं कहीं है।